27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। कांग्रेस का खाता खुलेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। दिल्ली में किसको कितनी सीटें आएंगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स की। तो कल 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है। हम लोग आज बात करते हैं कि दिल्ली में क्या होगा। हालांकि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उससे अलग है। क्यों अलग है? इस बार दिल्ली के केस में कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है। हालांकि आप कह सकते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के केस में जो ओपिनियन पोल आया तो फेल हो गए, तो इसीलिए दिल्ली के केस में किसी ने हिम्मत नहीं किया। ये अब क्रेडिबिलिटी की बात है, हो सकता है एक कारण ये हो। लेकिन मैं तो दिल्ली के चुनाव में कई विधानसभाओं में और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गया। अगर आप दिल्ली के मतदाताओं से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कुछ तो ट्रेंड तो पता चलता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें अगर आप न्यूट्रल ओपिनियन जो पोल होता है या जो सर्वे होता है, तो जनता को भी, मतदाताओं को भी इसका इंतज़ार होता है। और बाद में जब चुनाव परिणाम के बाद चर्चा तो होती ही है कि भाई आज साइंस तो है ही, तो लेकिन दिल्ली के केस में लोगों ने ये हिम्मत क्यों नहीं किया? चलिए हम लोग इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि दिल्ली में किसको कितना सीट आएगा। लेकिन एक चीज़ जो पूरे दिल्ली घूमने के बाद जो मुझे समझ में आया, और जो बाकी लोग भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, कुछ तो चुनाव का डायरेक्शन तो पता चल रहा है। इतना पता चल रहा है कि पिछला 2 चुनाव जितने मजबूती से आम आदमी पार्टी जीती थी, वो मजबूती इस बार तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या घट रही है। दूसरा जो सच, एक ट्रेंड जो पता चल रहा है वो ये कि बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी। और तीसरा जो है वो सबको लग रहा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन ये कोई कह पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हालांकि ये विचित्र चुनाव इसलिए है कि ये ऐसा अकेला चुनाव है जिसमें हम लोग मानते हैं कि जो भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा राइवलरी है। दोनों एक दूसरे के सामने लगातार से पूरे देश में आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों मुख्य पार्टी है। पहला 2, अब तो हालांकि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आती है, लेकिन जो पूरा, जिसको लोग बोलते हैं पैन इंडिया, आपस में या इतनी दोनों पार्टियां इतनी पुरानी है कि इन्हीं दोनों की बात होती है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है और उसके नेता जो है वो चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस अच्छा करे, कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरे। तो ये सब अगर बात करेंगे तो दिल्ली का चुनाव तो इस बार बिल्कुल अलग है। हालांकि अभी हाल में जो भी चुनाव हुआ, चाहे हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो और या झारखंड में हो, तो जो भी ओपिनियन पोल्स आए थे और जो फाइनल पोल रिजल्ट आया, दोनों में तो बहुत फर्क दिखा। तो शायद ये एक बहुत बड़ा वजह होगा कि दिल्ली में इस बार कोई ओपिनियन पोल किसी ने नहीं किया। लेकिन दिल्ली में क्या क्या फैक्टर रहा इस बार चुनाव में? जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा था तो एक तो समझ में आया कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा है, खास करके इसलिए कि यहाँ डबल एंटी इनकम्बेंसी है। चूँकि हम लोग को पता है कि ये चुनाव जो 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार पहला बार ऐसा है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इससे पहले जितना भी 2015 में जो चुनाव हुआ, 2020 में जो चुनाव हुआ, इन दोनों चुनाव, या 2013 में जो चुनाव हुआ था, तो 2013 में तो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी, तो वो तो शुरुआत थी और करप्शन के विरुद्ध उन्होंने राजनीति में एंट्री किया था। तो इस बार तो 2015 और 2020 में चूंकि एमसीडी में बीजेपी का शासन था, तो आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली की गंदगी है उसको दूसरे के मत्थे पे डलवा देना, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाता था या कम हो जाता था। लेकिन इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली के गलियों में जो
कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। तो क्या इसका असर इस बार चुनाव में दिखेगा? दूसरा, फ्रीबीज की राजनीति की बात करें तो इस बार का जो चुनाव हुआ, तीनों पार्टियां कोई किसी से कम नहीं थी जनता को जो फ्रीबीज देने की बात को लेकर। सबके मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आप ये तय कर पाना बड़ी मुश्किल होगा कि किसका फ्रीबीज ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी भी 2500 रुपया महीना महिलाओं को देने की बात कर रही है। कांग्रेस 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो बीजेपी भी गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात कर रही है। 2 सिलेंडर मुफ्त देने की भी बात कर रही है इस साल में। ऐसे ही मुफ्त बस यात्रा तो सबके मैनिफेस्टो में है, जो आम आदमी पार्टी दे रही है महिलाओं को, वो कंटिन्यू होगा। तो खैर हम लोग उस सब पे डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। हम लोगों ने कई वीडियो बनाई हैं और आप अन्य भी बाकी जगहों पर भी देखा होगा कि हर लोग इस फ्रीबीज पर और बाकी जितने जो फैक्टर्स थे उस पर लगातार वीडियो बनाए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर कल जब दिल्ली में वोटिंग होगा और फिर उसके 12 घंटे का मतलब अभी से अगर 24 घंटे की बात करें तो आपके पास एग्जिट पोल तो आ ही जाएगा, दिल्ली का एग्जिट पोल तो आएगा, तब तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन 8 तारीख को असली परिणाम आएगा। उससे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में इस बार क्या होगा, क्या दिल्ली की सत्ता बदलेगी? तो दिल्ली में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि नहीं होगा, ये भी चुनाव परिणाम में पता चलेगा। चूँकि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई थी राजनीति में, उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोकपाल की बात वो करते थे और उस समय एग्जिस्टिंग केंद्र में जिनका शासन था दिल्ली में, संयोग से उस समय दोनों जगह बीजेपी नहीं थी और दोनों जगह कांग्रेस थी। तो वो सारे घोटालों को, उनके भ्रष्टाचारों को गिनवा कर दिल्ली की सत्ता में उनकी एंट्री हुई और इस बार उनको डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य जेल रह चुके हैं। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं लगातार कि वो उन पर केवल आरोप लगाया गया है, ये राजनीति से ग्रस्त है। लेकिन वोटिंग के बाद और उसके परिणाम तो कुछ इशारा करेंगे कि इसका कितना असर हुआ वोटिंग पर। तो दिल्ली का चुनाव बहुत अर्थों में आने वाले समय में भी जो अलग अलग राज्य होंगे वहाँ के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि अगर फ्रीबीज की राजनीति शुरू हुई है तो बाकी राज्यों में बीजेपी क्या करेगी? क्या अब जहाँ जहाँ उसका शासन है वहाँ की महिलाओं को वो दिल्ली में जो भी वादा किया है इस तरह का वादा उन राज्यों में भी निभाएगी, या आने वाले चुनाव में इस तरह की राजनीति पर, हालांकि शुरू में बीजेपी का थिंक टैंक जो है फ्रीबीज की राजनीति के विरोध में था, तो क्या अब बीजेपी में भी इस फ्रीबीज की राजनीति पर बात होनी शुरू हो जाएगी और अन्य राज्यों में फ्रीबीज की राजनीति को लेकर वो अपना संकल्प पत्र जो लाते हैं उसमें कुछ वादा करेंगे? कल के परिणाम के जब वोटिंग हो जाएगा 8 फरवरी के परिणाम के बाद इन सब चीज़ों पर बात होगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का संख्या कितना घटेगा, बीजेपी का संख्या कितना बढ़ेगा और क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा। तो ये तो सब लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सीटों की संख्या कम होने जा रही है, लेकिन कितना कम होगी? अरविंद केजरीवाल तो खुद ट्वीट करके बता रहे हैं 55 से, अगर 55 तो आएगा ही मिनिमम, और 55 से ज़्यादा भी आ सकता है अगर महिलाओं का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि महिला आज के दिन में पीछे अगर अन्य राज्यों के चुनाव को भी देखें तो महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज जो चुनाव परिणाम आता है उसमें। जिन भी राज्य में महिलाओं का ज़्यादा समर्थन जिस पार्टी को मिला उसी पार्टी की बहुत मजबूत सरकार बनी, और आज जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन उनको मिला था। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं के प्रतिशत को 100% माने तो 65% तक महिलाओं का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता था और 35% जो है बीजेपी को मिलता था, और उसी में हम लोग बाकी लोग भी शेयर करते थे। चूँकि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम था इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं। लेकिन इस बार क्या महिलाएं बटेंगी बराबर या एक तरफा समर्थन होगा अरविंद केजरीवाल को? आज के दिन में महिलाओं को फ्री बस राइड तो मिल रहा है दिल्ली में,
और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब मैं घूम रहा था, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा, इसका बहुत पॉजिटिव असर है महिलाओं में। लेकिन चूंकि बीजेपी और उसके बड़े नेता, खासकर उसमें नरेंद्र मोदी इंक्लूड हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि जो भी आज योजना चल रही है वो योजना बंद नहीं की जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। तो क्या लोग बीजेपी की इस बात को मानेंगे? और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो बीजेपी का नंबर बढ़ने की बात चल रही है और आम आदमी पार्टी के नंबर घटने की बात चल रही है। मैं मानता हूं कि नंबर बढ़ने और घटने में अरविंद केजरीवाल के 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा बड़ा रोल है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल का असर तो इतना है कि बाकी दोनों पार्टियां भी चूंकि फ्री बीज की बात कर रही है, बल्कि बढ़ चढ़ कर बात कर रही है। तो फ्री बीज की राजनीति को अगर हम लोग, फ्री बीज के मुद्दे को अगर हम लोग रखें, तो उसमें तो है कि तीनों पार्टियों को आप बराबर बराबर कर दीजिए, तो वो ज़्यादा असर, तो वो पॉजिटिव असर हो गया, तीनों के साथ होगा। तो मतलब फ्री बीज के नाम पर एक तरफा वोट तो नहीं जाएगा अरविंद केजरीवाल के पास, ये जो समझ में आया घूमने के बाद और लोगों से बात करते हुए समझ में आ रहा है। तो चूंकि दोनों पार्टी जो फ्री बीज और की घोषणा तीनों पार्टियों की तरफ से हुआ है, तो एक तरफा फ्री बीज के नाम पर जो वोट अरविंद केजरीवाल के पास जाता था वो अब नहीं जाएगा। तो ये बात हुई एक। दूसरा, इस बार हिंदुत्व पर बीजेपी का फोकस कम रहा। हम लोग जहाँ बीजेपी जिसे ना तो 370 की बात खुलकर कर रही थी, ना कोई राम मंदिर की बात हो रही थी, ना किसी तरह के दंगों की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो ना हो, इसके लिए इस तरह की नीति अपनाई गई कि यहाँ ध्रुवीकरण अगर होगा तो उसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। मुस्लिम वोट का जो चंग, वैसे मुस्लिम वोट जो बटेंगे वो बटने की उम्मीद कम हो जाएगी और एक तरफा वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है। वो इसलिए जा सकती है कि जो भी बीजेपी को हराता हुआ दिखता है, जो मुख्य लड़ाई में होता है, उसी के साथ अल्पसंख्यक चले जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव था जैसा लोग मानते हैं। तो मुस्लिम मतदाता, इसलिए लोग मान रहे हैं कि मुस्लिम जो मतदाता अलग अलग सीट पर उनका फैसला अलग अलग होगा। जहां उनको कांग्रेस का कैंडिडेट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा, वहां उनका जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स अल्पसंख्यक का है, वहां कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। ये सब मान रहे हैं जो भी ग्राउंड पर घूम रहे हैं। लेकिन ये 7-8 सीट पर इसका असर है। तो क्या वो इतना होगा, उनका बंटवारा इतना होगा कि वहां लाभ बीजेपी को मिलेगा, या बंटवारा के बावजूद हो सकता है मार्जिन कम हो जाए, आम आदमी पार्टी वहाँ से उसको सफलता मिल जाए। तो हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ही सब पता चलेगा, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि 4-5 सीट ऐसा है जहां कांग्रेस लड़ाई में बहुत ताकत के साथ लड़ रही है और उसके साथ अल्पसंख्यकों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का समर्थन है उसको। तो अब दिल्ली में कई सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग वीआईपी सीट्स कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली की सीट, और नई दिल्ली की सीट पर जबरदस्त ट्रायंगुलर फाइट चल रहा है। चूंकि अरविंद केजरीवाल का प्रोफाइल ऐसा है, जब वो पहला बार राजनीति में एंट्री किए थे तो उस समय की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री जिसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता था, उसको उन्होंने हराया था, शीला दीक्षित जी को। आज उनका सामना शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से हो रही है, और संदीप दीक्षित बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा एक जो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर भी पार्टियां आमने सामने थीं। आम आदमी पार्टी का मानना था कि इस बार वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी की गई है, जो उसके समर्थक हैं वैसे लोगों का वोट कटवाया गया है, और बीजेपी अन्य उन लोगों का वोट बनवाई है जिससे बीजेपी को लाभ होगा। इस पॉइंट पर वोटर लिस्ट के मामले में राहुल गांधी का भी वक्तव्य आया था। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जहां जहां विधानसभा का चुनाव हुआ है, उन राज्यों में वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ाई गई है, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है और इंडिया ब्लॉक को उसका नुकसान हुआ है। तो क्या दिल्ली के वोटर लिस्ट में भी वो राज छिपा हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन सवाल ये भी है बार बार कि बीजेपी को जो फायदा भी हो रहा है तो कितना फायदा होगा, क्या वो 36 का आंकड़ा पार कर जाएगी? ऐतिहासिक रूप से अगर देखेंगे तो दिल्ली में 1998 1998 के बाद कभी भी दिल्ली में बीजेपी
सरकार में नहीं रही है। और उस जो शीला दीक्षित का भी जो 15 साल का शासन था और जो अरविंद केजरीवाल भी जो पिछला 3 इलेक्शन से जीत रहे हैं, तो कभी भी जो भी सरकार बनाई है पूरे ताकत से बनाती है। मतलब 36 से कहीं बहुत ज़्यादा उनके पास समर्थन होता है। और बीजेपी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो 98 से इधर की बात करेंगे तो वो 2013 में था, जब जिस बार अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और उसको 34 सीटें मिली थी। तो दिल्ली में अभी तक हंग एक ही बार हुआ है, जिस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई थी। कई लोग जब क्षेत्र में जा रहे थे तो इस पर भी बात हो रही थी कि कहीं लास्ट में ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार लास्ट में बना लेगी, ऐसा भी नौबत आ सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी दिल्ली का मैंडेट होगा वो स्पष्ट होगा। हाँ, अभी के जैसा जिसको बोलते हैं बहुत मजबूत और जो पूरा एकदम स्लाइड कर जाना, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो पूर्ण अपने बदौलत आएगी। और यहाँ गठबंधन वाली बात अभी तक जो समझ में आ रहा है उससे तो तय है कि ऐसा नौबत नहीं आएगा कि दो पार्टी को मिलकर यहाँ सरकार बनाना होगा। हालांकि 8 फरवरी को ये बात पता चल ही जाएगा। तो दिल्ली में क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है या उसकी संख्या घट रही है? एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एंटी इनकम्बेंसी, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी को, लेकिन तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 20 सीटों पर अपने सिटिंग विधायकों का समर्थन का टिकट काट दिया। हालांकि एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस बार आम आदमी पार्टी के अंदर ही लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जो है इस बार जैसा है ऐसा पीछे कभी नहीं रही है। 8 उसके सिटिंग विधायक अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ आ गए हैं। तो क्या ये सब असर करेगा? मैं मानता हूं कि जिन सीटों पर कम मार्जिन हार जीत होता है उन सब सीटों पे हर एक वोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुछ ना कुछ तो डेंट करेगा हर चीज़। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चुनाव जो है, अक्सर जो पोलस्टर्स भी गलती करते हैं वो अरिथमेटिक जोड़ते हैं और अरिथमेटिक नंबर में आप जब बात करेंगे तो अक्सर आप, या ट्रेडिशनल तरीके से सोचेंगे तो अक्सर आप भारत में अब इन दिनों जो राजनीति चल रही है उसमें आप चुनाव परिणाम को प्रेडिक्ट करने में आपसे गलती हो जाएगी। ये हम लोग 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए थे, जब दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी को मिली थी, तब भी ये जितने भी पोलस्टर्स थे, जितने भी ओपिनियन मेकर्स थे, बीजेपी अपने बल पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं बनेगी, बीजेपी को मेजोरिटी मार्क्स उसका अपना होगा, वो नंबर अपना होगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसका कारण एक ही था, क्योंकि लोग जो है वही पुराना ट्रेडिशनल तरीके से वो फैक्टर जोड़ रहे थे कि मुस्लिम्स का वोट यहाँ जाएगा, इस जाति का लोग इसके का वोट इनको मिलता है, इस जाति का इसको मिलता है, इस जाति का इसको मिलता है। बीजेपी एक शहरी पार्टी है तो यहाँ मिलेगा, ये पॉकेट में नहीं मिलेगा, ये पॉकेट में नहीं। तो उस कैलकुलेशन से कोई भी पोलस्टर्स ये कल्पना नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और वो सिंगल अपने बलबूते केंद्र की सरकार बिना गठबंधन के भी बनाने के लायक उनके पास नंबर आ जाएगा। किसी ने नहीं कल्पना की थी। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव में भी जो लोग ये मान रहे हैं कि दलित वोट का फैक्टर देख रहे हैं कि दलित वोट इतना कट रहा है, इतना कट रहा है, अल्पसंख्यक वोट इतना कट रहा है, इतना कट रहा है, पूर्वांचली जो है इतना इधर आ रहे हैं, इतना उधर जा रहे हैं, जाट गुजर का समर्थन कुछ इधर है कुछ उधर है, या इतना ज़्यादा बल्कि इधर है, वो पहाड़ी जो पॉपुलेशन है उत्तराखंडी लोग वो ज़्यादा इधर जा रहे हैं, कम उधर जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से, इस चश्मे से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के चुनाव को समझने में आपसे गलती होगी। मैं साफ ये मेरा ये मानना है ग्राउंड पर जाने के बाद कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटर कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी में आपस में बातचीत जो इस तरह से इस लेवल पर दिल्ली में किसी के पास समय नहीं है बैठ के बात करने का आपस में कि क्या कर रहे हैं, या कोई जात के बेसिस पर उनका कोई ऐसा हब नहीं है कि एक ही हब में इतने लोग रह रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम लोग बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली देहात का जो इलाका है वहाँ कुछ एक गांव में जरूर बात ऐसे चल रही है, कुछ प्रधान लोग आकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये 360 गांव का वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। तो इस सब तरह की कुछ बातें हो रही हैं दिल्ली के चुनाव में। लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव में, चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं
हम लोग इसको ट्रेडिशनल तरीके से दिल्ली को नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, युवा का बहुत बड़ा वर्ग है। दूसरा एक चीज़ और है कि बजट का क्या असर होगा इस इलेक्शन में। मैं मानता हूं कि मिडिल क्लास, बजट, एड्स पे कमीशन, इन सब का भी कुछ ना कुछ असर तो जरूर बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। और शायद यही सब कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बहुत आशा रखे हुए हैं। उनको बहुत उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में वो सरकार बनाएंगे। जब आप जो पिछले 2 दिन में बजट के बाद मिडिल क्लास और जब प्रधानमंत्री का भी जो आखिरी भाषण हुआ उसमें वो बजट पर ही ज़्यादा बोलते हुए दिखे। उनको बहुत उम्मीद है, उन लोगों को बहुत उम्मीद है कि मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स में भारी रिबेट दिया गया है, एड्स पे कमीशन, ये सब जो फैक्टर है, ये सब फैक्टर बीजेपी के फेवर में काम करेगा। और फ्री बीच की राजनीति में तो वो आम आदमी पार्टी के बराबर तो कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि जब पीछे जैसे वो विरोध करते थे तो इस बार विरोध वाली बात नहीं है, उनको मालूम। लेकिन एक चीज़ जो पूरे चुनाव जो प्रचार के दरमियान देखने को मिला, इतना तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल आज के दिन में एज ए विपक्ष के तौर पर सबसे वन ऑफ द मजबूत गजब जिसको बोलते हैं, 1-2 छत्रप और हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी को जितना ताकत झोंकना पड़ा उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल कितने डीपली रूटेड थे और कितने डीपली रूटेड हैं दिल्ली की राजनीति में। हालांकि कहीं ना कहीं जो शीश महल की बात, करप्शन की बात, ये सब जो फैक्टर आ रहा है, इसका चुनाव में कितना असर होगा पता नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार इन मुद्दों को चुनाव में उठाते रही है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस किन किन सीटों पर अच्छा करेगी, तो लोग बताते हैं कि नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही ओखला सीट है, ओखला सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ रही है, वहाँ महिला प्रत्याशी हैं अरीबा खान। तो इसके साथ साथ जो पुरानी दिल्ली का 2-4 सीट है वहाँ भी कांग्रेस के लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हालांकि AIMIM भी एक फैक्टर है, 2 जगह उनके भी प्रत्याशी हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा अल्पसंख्यक वोटरों में। तो अब 2 दिन में हर चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन जो ऊपरी तौर पर लोग मान रहा है या जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि अभी भी उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी के पास एज है, लेकिन वो 40-42 के आसपास आम आदमी पार्टी को सीट्स मिलेगी और बीजेपी का वो 25, 27, 28 की बात करते हैं। तो हालांकि कांग्रेस को कोई भी आदमी, ये 0 से 4 तक की बात होती है, लेकिन अगर आप जो दूसरे तरह से एस्ट्रोलॉजी वालों की बात सुनोगे और सट्टा बाजार देखोगे तो सट्टा बाजार भी करीब करीब इसी डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है। सट्टा बाजार का ये मानना है कि वापसी, आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन उसका जो सीट है वो 40 के आसपास ही होगा। तो अब देखना है, कल तो सब लोगों का भाग्य मतपेटी में बंद हो जाएगा, EVM में बंद हो जाएगा और फिर उसका 3 दिन का इंतज़ार, उसके बाद 8 तारीख को दिल्ली का चुनाव परिणाम सबके सामने आ जाएगा। तो दिल्ली के चुनाव परिणाम पर आप लोगों की क्या राय है, कल वोटिंग से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा तो मानना है, पर्सनल मानना है कि बीजेपी, देखो 3 गुना तक की तो बात सब कर रहा है कि 3 गुना बीजेपी बढ़ने वाली है, कि मतलब 8 से 24, 8 है 24 तक तो होना ही होना है। लेकिन पूरे दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए 20-25 सीट से आम आदमी पार्टी की गिनती शुरू होती है। 20, 22, 25 सीट तो ऐसा है जो आम आदमी पार्टी या जब भी बीजेपी के अगेंस्ट जो भी आ रही है उनके लिए वो अभेद्य किला है। उस किले में बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस करती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नहीं, अगर वो 25 सीट में अगर बीजेपी 50% या 30%, 40% भी ले लेगी, तब बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन 25 सीटों पर, जिसमें जो हम लोग दिल्ली में 12 रिजर्व सीट है, 8 जो माइनॉरिटी का, जिसमें लोग बताते हैं जैसे जिसमें माइनॉरिटीज जिसमें फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, ये 2 तरह की जो सीटें हैं उनमें अगर बीजेपी अच्छा करती है तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
पहले इसको तो चुनाव से पहले एक्चुअल जिसको गिनती बोलते हैं, एक्चुअल गिनती से पहले तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इस मिस्ट्री को कोई रिस्क नहीं ले सकता है। अब कल शाम में एग्जिट पोल के बाद फिर मिलते हैं हम लोग। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, उससे हमें उत्साह मिलेगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।